हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयां आती हैं। साथ में हम देखेंगे कि वर्तमान की जो राष्ट्रीय आय है उसका वितरण कैसा है, प्राथमिक क्षेत्र का क्या रोल है, द्वितीय क्षेत्र का क्या रोल है और तृतीय क्षेत्र का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहली कठिनाई क्या है? अर्थव्यवस्था में अमौद्रिक क्षेत्र का होना। अमौद्रिक क्षेत्र का बेसिक से एक मतलब इतना सा होता है कि जो लेन देन है वो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित है। यानी जैसे आप गांव में देखोगे, सब्जी यदि कोई लगाए है तो सब्जी कैसे बेचेगा? जो किसान है वो उसको अनाज दे देंगे और वो उससे सब्जी ले लेंगे। तो यानी जो लेन देन है वो बस मुद्रा में नहीं हो रहा है। जब मुद्रा में नहीं हो रहा तो उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करने में कठिनाई होती है। यानी अमौद्रिक क्षेत्र का होना। अमौद्रिक क्षेत्र मतलब आज भी लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली से होना। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी एक वस्तु दे दो, दूसरी वस्तु उसके बदले ले लो। उदाहरण इसमें जैसे दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने पुराने घर को किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर उससे उसकी कार लेता है। ठीक है। इस लेन देन में मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ, अतः इस लेन देन में राष्ट्रीय आय की गणना शामिल है। जैसे आप ऐसे समझो कि सब्जी बेचने वाले ने अपनी सब्जी बेच दी किसान से अनाज लेके, तो मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ, एक ने सब्जी ली एक ने अनाज लिया। तो अर्थव्यवस्था में अमौद्रिक लेन देन होने की वजह से राष्ट्रीय आय की गणना में यह शामिल नहीं हो पाता और एक ही सबसे बड़ी समस्या है भारत जैसे देश के लिए। दूसरा है दोहरी गणना की कठिनाई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में दो दो बार शामिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवसाय है, एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करता है। जैसे एक किसान है, वो खेती भी करता है, वो दूध मतलब दुग्ध का काम भी करता है। ठीक है। यानी एक व्यक्ति एक व्यवसाय नहीं है, एक व्यक्ति कई व्यवसाय करता है। अपने मतलब जीवन निर्वाह के लिए अलग करता है, इनकम के लिए अलग करता है। तो इससे भी दोहरी गणना की समस्या होती है। एक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई किसान है तो कपास पैदा किया, तो कपास की इनकम किसान ने अपने में जोड़ी, और जब वो किसी कंपनी को बेचेगा या धागा बनाने वाली या वस्त्र बनाने वाला कोई उद्योगपति उसको जब खरीदेगा तो वो उस व्यापारी की आय में भी कपास शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार गन्ने में देखो, गन्ना किसान गन्ना है उसको कई बार तो चीनी मिल में बेचने से पहले नॉर्मल गन्ना भी काट के बेचेगा, उससे भी उसको आय होगी। फिर चीनी मिल को बेचेगा, उससे आय होगी, चीनी मिल उससे चीनी निकालेगी। तो एक ही उत्पाद को अलग अलग तरीके से यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो इसकी मुख्य वजह है कि भारत में असंगठित क्षेत्र का अधिक हो रहा है। जब असंगठित क्षेत्र अधिक है तो इसमें मध्यवर्ती वस्तु, जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है। अंतिम उत्पाद का मतलब है कि जो वस्तु बनी है, आखिरी में जो उत्पाद निकला उसी की कीमत माना है, बीच में उस किस स्थिति में उसको नहीं देखेंगे। लेकिन भारत में क्या है, बहुत सारी वस्तुएं हैं कि वो पूर्ण अपनी अंतिम स्थिति में जाने से पहले भी कई बार क्रय विक्रय कर ली जाती हैं। ठीक है। उदाहरण आप कपास दे सकते हो, गन्ना दे सकते हो। तो दोहरी गणना की समस्या यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो मध्यवर्ती उत्पाद एवं अंतिम उत्पाद दोनों ही अपने पूर्ण मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो जाते हैं। ओके। जिससे दोहरी गणना की कठिनाइयां होती है। उदाहरण, एक किसान कपास का पूर्ण मूल्य अपने आय में शामिल करता है, तो दूसरी ओर एक धागा कंपनी कपास सहित कुल मूल्य अपनी आय में शामिल करती है। कहने का मतलब है कपास किसान ने भी अपनी आय में शामिल किया, व्यापारी ने भी अपनी आय में शामिल किया, तो दो दो बार शामिल हो गया। इसी प्रकार गन्ना देख लो, किसान गन्ना पैदा किया, गन्ना को आधे गन्ने को काट के वो खुद नॉर्मल गन्ने ही बेच देता है, उसके बाद फिर उस चीनी मिल को भी देता है। तो ये सारी चीजें हैं कि एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यवसाय करता है और इससे दोहरी गणना की समस्या होती है। तो पहला था बहुत सारी अमौद्रिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होना, या वस्तु विनिमय प्रणाली दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का मौजूद होना। दूसरी है दोहरी गणना की कठिनाई, यानी एक ही चीज का दो दो बार आय के लिए गणना कर ली जाती है। इसके बाद आप देखोगे अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आंकड़े। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समस्या है, क्या है सबसे बड़ी समस्या इसकी? असंगठित है। जब ये असंगठित है तो यहाँ ना तो उत्पादन फिक्स है, ना क्षेत्र फिक्स है, कौन सा व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा, कितने व्यवसाय करेगा, ये भी सब फिक्स नहीं है। तो इससे जो आंकड़े का कलेक्शन है ना, एकत्रित करना है, सटीक आंकड़े एनएसओ जैसी संस्था को उपलब्ध नहीं हो पाते। जब आंकड़े ही नहीं सही से उपलब्ध हो पाएंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना ठीक से संभव नहीं है।
तो अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आंकड़े का होना। सबसे बड़ी वजह है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्रों का मौजूद होना। अगली समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना में कीमतों में परिवर्तन। अब हमारे देश में यदि मुद्रास्फीति की बात करें, महंगाई की बात करें, तो हर महीने बदल जाती है चीजें, मौसम के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। किसी आप प्याज आलू टमाटर के देख लो, एक मौसम में बिल्कुल सस्ते होंगे, एक मौसम में आसमान छू रहे होंगे। तो कुछ वस्तुएं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर महीने या मौसम के अनुसार उनकी कीमतें बदलती हैं। इन कीमतों परिवर्तन की वजह से राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या होती है। उदाहरण आप देखें कि एक वित्त वर्ष में कीमतों में होने वाले परिवर्तन से राष्ट्रीय आय के मौद्रिक मूल्य को प्रभावित करता है। कैसे? यदि एक किसान ने प्याज खरीदी, ठीक है, या बेची 10 रुपए किलो, अगले महीने उसकी कीमत या एक दो माह बाद उसकी कीमत 80-100 रुपए किलो भी हो जाती है। तो जो कीमतों में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है, इन कीमतों के अंतर की वजह से भी राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं आती हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां महंगाई स्थिर नहीं रहती, मुद्रास्फीति स्थिर नहीं रहती, लगातार कम ज्यादा होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, इसलिए ये समस्याएं ज्यादा है। मूल ह्रास की कठिनाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया, तो जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन के करने में कुछ मशीनों का उपयोग हो रहा होगा, तो उन मशीनों की कीमत में कमी आएगी। या आप ऐसे देख सकते हो, यदि एक किसान ने खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर से जब एक सीजन में खेती कर लेगा, 2 सीजन में खेती करेगा, जब बार बार खेती करेगा तो उसकी कीमत तो कम होगी ना। यदि उसने ट्रैक्टर 10 लाख में खरीदा है तो उसकी कीमत हर वर्ष कुछ ना कुछ कम हो रही होगी। तो जो मूल ह्रास होता है, जो कीमत में कमी आती है किसी भी उत्पादन के साधन में, उसकी गणना का सही तरीका हमारे पास नहीं है। उदाहरण फिर से आप देखो, जब राष्ट्रीय आय को शुद्ध मूल्य पर निकाला जाता है तो मूल ह्रास को घटाया जाता है, मूल ह्रास घटाना होता है, किंतु मूल ह्रास के संबंध में सही विधि का चुनाव एवं गणना की शुद्धता प्राप्त न होने से राष्ट्रीय आय के संबंध में सही। अब किसी वस्तु का उत्पादन में हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी कीमत में एक वित्त वर्ष के बाद कितनी कमी आई, इसकी गणना करने का हमारे पास कोई सही सटीक फार्मूला नहीं है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। इस वजह से भी कई बार मूल ह्रास का सही अनुमान नहीं लग पाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या जाती है। इसके बाद हम बात करें गैर कानूनी रूप से अर्जित आय को सम्मिलित नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत सारा धन हमारा भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया जाता है, काला धन कहलाता है, अवैध स्रोतों से जिसका इनकम टैक्स भी नहीं दिया जाता। तो जब ये अवैधानिक चीजों के माध्यम से पैसा कमाया जाएगा और ये आय वैधानिक रूप से प्राप्त नहीं होगी, या जिसको कर चोरी के माध्यम से अपने पास रखेंगे, तो इनका विवरण नहीं आएगा। जब इनका रिकॉर्ड नहीं आएगा, इनका विवरण नहीं आएगा, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब एक लाइन में कि काला धन भी राष्ट्रीय आय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, या अवैध स्रोतों से प्राप्त धन जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जिसके रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये भी राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत बड़ी समस्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैर कानूनी रूप से अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। मूल ह्रास की गणना की भी बहुत समस्याएं हैं, कोई एक तरीका नहीं है। कीमत में लगातार परिवर्तन होता है, दोहरी आय की समस्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं हैं, आपको एग्जाम में इनको लिखना चाहिए। एक थोड़ा सा बेसिक यही देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित चीजें बताई थी, और ब्रिटिश काल में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने कहा था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। कब? 1867-68 में ये बात कही थी। तो किताब का नाम याद रखना, दादा भाई नौरोजी, और 20 रुपए प्रति व्यक्ति। उसके बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर आर गाडगिल एवं BKRB राव समिति के सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि 1948-49 में देश की कुल राष्ट्रीय आय जो थी 8,650 करोड़ रुपए थी, और प्रति व्यक्ति आय उस समय 220 रुपए। यानी जब दादा भाई नौरोजी ने बताया तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए, और जब वही 1948-49 में बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय 220 रुपए थी। और इसी प्रकार ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, उसको जारी करने के लिए 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में भी आपको बेसिक पता हो कि CSO की स्थापना 1951 में कर दी गई थी। एक चीज और याद रखिए कि 23 मई 2019 में NSSO और CSO को विलय करके
क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की गठन की मंजूरी दी गई है। तो ये भी आपको, तो थोड़ा सा ये इतिहास था, तो नाम याद रखिए, दादा भाई नौरोजी, PC महालनोबिस और इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में पर व्यक्ति इनकम कितना बताया गया। एक नजर आप इसमें भी डाल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे परिवर्तन हुआ है। यदि 1950-51 में बात करें राष्ट्रीय आय, तो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा था 55.4% था, सेवा सर्विस क्षेत्र का था 29.6%, और उद्योगों का जो हिस्सेदारी थी मात्र 15% थी देश में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें 1980 यानी 30 साल बाद क्या हुआ, कृषि में जो कृषि का हिस्सा था 55.4, वो अब हो गया 38। अब यहाँ सर्विस का 29 की जगह हो गया 38, तो कृषि का 38 हो गया, सर्विस का 38 हो गया, और उद्योग क्षेत्र का बचा 24। 30 साल में इतना परिवर्तन हुआ, उद्योगों में बढ़ोतरी हुई, सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई और कृषि में बढ़ोतरी हुई, लेकिन हिस्सेदारी उसकी कम होगी क्योंकि बाकी दो सेक्टर बढ़ रहे थे। इसके बाद 2019-20 की यदि हम बात करें, तो कृषि का हिस्सेदारी बची मात्र 14.65। उद्योगों की जो हिस्सेदारी जो 15 से 24 हुई थी, उसके बाद हिस्सेदारी हो गई 30.18। सर्विस सेक्टर की जो पहले 29 थी, फिर 38 हुई थी, वो अब हो गई 55.17। यानी जो पहले रोल कृषि का था वो सर्विस का हो गया, जो रोल उद्योगों का था वो कृषि का हो गया, और जो सर्विस का था वो उद्योग क्षेत्र का हो गया। तो आप ये 1950-51 से 2019-20 की तुलना कर सकते हो, और इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस प्रकार से इनके जो तीनों सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनका GDP या राष्ट्रीय आय के में हिस्सेदारी किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। ऊपर के चार्ट के माध्यम से आप एक बात निष्कर्ष में लिख सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग निरंतर घटता जा रहा है एवं उद्योग का स्थान थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्थिर बना हुआ है, जबकि अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन सेवा क्षेत्र जो 55% के साथ उभरा हुआ। कहने का मतलब यह है, कृषि की हिस्सेदारी कम हुई है, उद्योगों की हिस्सेदारी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जबकि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत अहम भूमिका राष्ट्रीय आय, GDP में अपनी या रोजगार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज और याद रखिए, यदि मल्टीपल चॉइस में कभी पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापक का आधार वर्ष क्या है, तो जो इस समय आधार वर्ष है वो 2011-12 है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई गवर्नमेंट जब 2015 में आई थी उसके द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो ध्यान रखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है मापक का, वो 2011-12 है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए।